हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। अब वैसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। ओके, तो टॉप 10 न्यूज़ है इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अप्रैल 2020 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी पद की शपथ किसे दिलाई? इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ऐसे कहेंगे कि देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसका आंसर होगा संजय कोठारी। ओके, कल ही यानी 25 अप्रैल को राष्ट्रपति ने ये शपथ दिलाई है और इससे पहले वो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत थे। ओके, और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने फरवरी में ही नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना था, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। लेकिन अब इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब शपथ दिलाया गया। ओके, देखिए जो पद है वो जून 2019 से ये खाली पड़ा था। उस वक्त केवी चौधरी थे सीवीसी और वो रिटायर्ड हो गए थे जून 2019 में, तो उसके बाद से खाली था और अब संजय कोठारी बन गए हैं। संजय कोठारी जो हैं वो हरियाणा कैडर के 1978 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। ओके, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है? मुझे लगता है कई लोगों को पता होगा। देखिए ये जो सीवीसी है वो भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए स्वायत्त संस्था है और भारत में भ्रष्टाचार रोधी एक सरकारी निकाय है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार होते हैं उससे निपटने के लिए, और किसी भी सरकारी जो एग्जीक्यूटिव है उसके नियंत्रण से बाहर है। ओके, मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका दीपांकर दत्त, जस्टिस दीपांकर दत्त। वो 28 अप्रैल को शपथ लेंगे। इससे पहले तक वो कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे। ओके, देखिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कुछ दिन पहले ही सिफारिश की थी 3 जजों के लिए अलग अलग हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाने के लिए, तो इनकी भी सिफारिश थी और उस पर नोटिफिकेशन अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जारी किया है, तो उसी के आधार पर इनको बनाया गया वहाँ पर। ओके, तो महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट है। राजधानी क्या है? मुंबई। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और उप मुख्यमंत्री अजित पवार। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मेघालय हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन हैं? आंसर होगा इसका जस्टिस विश्वनाथ सोमददर। ओके, अब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। तो मेघालय की बात हो रही है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ओके, और गवर्नर कौन है? तथागत राय। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसका जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। ओके, और इससे पहले वो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो एक तरह से उनका ट्रांसफ़र हुआ है, बाकी की नियुक्ति हुई है, प्रमोशन हुआ है। ओके, तो तीनों चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ है। उड़ीसा की बात हो रही है, यहाँ पर उड़ीसा हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री मुझे लगता है सबको पता होगा, नवीन पटनायक। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इकोनॉमी से रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से इसको समझना आप। ओके, किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से अपने 6 क्रेडिट फंडों को की जो स्कीम है उसको बंद कर दिया है? ये म्यूचुअल फंड मार्केट में एक तरह से हाहाकार के रूप में ये देखने को मिल रहा है ये फैसला। इसका आंसर होगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। ओके, ये म्यूचुअल फंड है और इसमें कारोबार जो है 6 जो म्यूचुअल फंड हैं इनके और उसको रोक दिया गया है और ये माना जा रहा है कि ये फैसला समूचे म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए खतरे की घंटी है। ये कंपनी कहाँ की है, क्या है? देखिए ये अमेरिकी होल्डिंग कंपनी है और इंडिया में कई सालों से, तकरीबन 25 सालों से काम कर रही थी और देश के जो म्यूचुअल फंड उद्योग है उसकी 44 कंपनियों में इसका जो स्थान है वो 8वां स्थान है, 8वीं बड़ी कंपनी है। ओके, तो क्यों किन किन फंड को बंद कर दिया है आप मेरे बगल में देख रहे होंगे। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया
क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड। ठीक है, तो कंपनी ने ये कहा है कि इन स्कीमों के अलावा अन्य सभी जो फंड है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड हैं, उन सब पर कोई फैसला पर प्रभावित नहीं होगा इसका, ओके, वो सब चलते रहेंगे। तो क्या हुआ है, इससे निवेशकों को क्या इफेक्ट हुआ है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट है, और अगर यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरे जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। देखिए, निवेशकों का जिसने इस फंड में लगाया हुआ है पैसा, उसके लगभग 30,800 करोड़ रुपए जो है कंपनी के पास अटक गए हैं, चूँकि उस फंड को बंद कर दिया गया है। तो इस फंड हाउस के इस फैसले से ये मतलब नहीं है कि मतलब पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि जब तक निवेश जो है प्रॉपर मैच्योर होगा तब ये देखा जाएगा कि कंपनी कैसे इसका भुगतान करती है, रिटर्न करती है। तो कंपनी ने क्या कहा है, क्यों उसको ये फैसला लेना पड़ा है? देखिए, फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि कंपनी का कहना है कि म्यूचुअल फंड उद्योग में बड़े पैमाने पर पैसे निकाले जा रहे हैं म्यूचुअल फंड से, और ऐसे में स्थिति खराब हो रही है। चूँकि कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और सबके दिमाग में, जो निवेशक हैं उनके दिमाग में ये है कि अब शेयर बाज़ार जो है धीरे धीरे उसके वैल्यूएशन कम हो रहे हैं, हुए भी हैं, जो रकम वहाँ है शेयरों की उसकी। तो ऐसे में निवेशक जो है वो उनका विश्वास धीरे धीरे कम हुआ है शेयर बाज़ार पर और इक्विटी पर, फंड पर, आपको म्यूचुअल फंड पर, ओके। और दूसरी बात ये भी है कि कोविड-19 की वजह से तमाम लोगों के रोज़गार पर असर हुआ है, पैसे आने एक तरह से ब्लॉक हो गए हैं, बंद हो गए, नौकरियों पर असर पड़ा है, तो लोग निवेश नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले अपने जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है और निवेश तो बाद में सोचता है आदमी, ओके। तो इसकी वजह से उस पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा था और उसके रेट जो है म्यूचुअल फंड के वो उससे इफेक्टेड हो रहे थे, तो इसलिए उसने बंद कर दिया, ऐसा कहना है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? दूसरे जो म्यूचुअल फंड हैं अलग अलग कंपनियों के, एसबीआई का है, आपको बिरला का है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं और लगभग हर घर में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता ही है। तो क्या होगा उस दूसरे पर, इफ़ेक्ट क्या होगा? तो देखिए, इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। फ्रैंकलिन की असफलता का जो टोटल डेट है वो म्यूचुअल फंड पर ख़राब असर डालेगा और ज़्यादातर विशेषज्ञों का ये भी मानना है यही कि कई निवेशक जो हैं घबराहट में, जल्दबाजी में अपना डेट म्यूचुअल फंड को भुना सकते हैं और इसकी वजह से क्या होगा कि डेट बाज़ार पर, जो म्यूचुअल फंड मार्केट है, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कितना प्रभाव पड़ेगा ये कोई अभी बता नहीं सकता है। तो फ्रैंकलिन टेम्पटन उसके इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं, चेयरमैन इंडिया के? तो संजय सप्रे, ओके, प्रेसिडेंट हैं। तो ये बात थी इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को शेयर जरूर करना इस वीडियो को, ओके। आपके लिए ये तैयार किया जाता है स्पेशल वीडियो। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 23 अप्रैल को अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया? इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से दो देशों में काफ़ी तनाव हो गया है। इसका आंसर होगा ईरान, ओके। देखिए, कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ जो उसके तनाव चल रहे हैं उसके बीच में ईरान ने ये सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित कर दिया है। किसने ये लॉन्च किया वहाँ ईरान में? तो रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 23 अप्रैल को इसकी लॉन्चिंग गई और पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी से 425 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ पर उस कक्षा में इसको पहुँचाया गया है। तो इससे अमेरिका बहुत टेंशन में आ गया है, भड़क गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है उससे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में मदद मिल सकती है। तो ट्रंप ने ये कहा कि इसकी वजह से ये सैटेलाइट लॉन्च जो है वो संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है उसका उल्लंघन है, जिसमें यह कहा गया था कि उस प्रस्ताव में कहा गया था कि ईरान ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी कोई भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम हो, ओके। तो ईरान ने अपना पहला सैन्य सैटेलाइट लॉन्च किया
और अमेरिका के और उसके बीच तनाव बढ़ गया है। अभी पिछले सप्ताह भी खबर आई थी कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत के साथ उसके तनावपूर्ण मुठभेड़ हुए थे। दोनों में तनाव काफ़ी चल रहा है। और अच्छा, ईरान का ये कहना है, अमेरिका ने जो कहा है कि यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके चार्टर का उल्लंघन है और ईरान पर कार्रवाई होनी चाहिए इस सैटेलाइट लॉन्चिंग से। इधर ईरान का ये कहना है इस पूरे मामले में, जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है उस मामले में, कि उसका जो ये अभियान है वो शांतिपूर्ण है और परमाणु हथियार से रिलेटेड कोई मामला नहीं है इसमें। देखिए, पिछले साल भी ईरान ने कोशिश की थी अपना 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने की, लेकिन अचानक एक धमाका हुआ रहस्यमय और उसमें सैटेलाइट जो है, लॉन्च व्हीकल जो था उसका, वो नष्ट हो गया था। उसमें ये भी आरोप लग रहे थे कि कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है। तो ये ईरान की बात है, ये इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ईरान और अमेरिका के बीच जो विवाद चल रहा है और वैश्विक विवाद जो चल रहे हैं वो एग्जामिनेशन में, खासतौर पे यूपीएससी और पीसीएस में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ईरान की बात हो रही है, वहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता कौन है? आयातुल्लाह खामनेई। ओके, वो, उनको एक तरह से दर्जा राष्ट्रपति से भी ऊपर का है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहाँ पर ये सर्वोच्च नेता ही प्रमुख होते हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति हसन रूहानी। मुद्रा क्या है? ईरानी रियाल। और राजधानी क्या है? तेहरान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि आप 2019 का करंट अफेयर्स उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, डिटेल नोट्स के साथ है, काफ़ी काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2020 का भी जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है? वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। आंसर होगा इसका सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को ख़त्म करने की घोषणा की है। और ये जो फैसला है वो वहाँ के किंग जो हैं सलमान और उनके बेटे जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, तो उनकी ओर से मानवाधिकार सुधारों के लिए उठाया गया एक कदम माना जा रहा है इसको। और देखिए, सऊदी अरब में आखिरी बार 2015 में कोड़े मारने की सज़ा का मामला सामने आया था। 100 कोड़े, 1000 कोड़े, ऐसे वहाँ पर एक तरह से सज़ा दी जाती थी। और ख़ासतौर पर शांति भंग करने, हत्या, धार्मिक उल्लंघन, इन सब मामलों में अदालतें जो है कोड़े मारने की सज़ा सुना सकती थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया है कोविड-19 की वजह से? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए, कोरोना के मरीजों की संख्या 1800 के आसपास पहुंच गई है, उससे ज़्यादा ही हो गई है। 26 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक किसी भी सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 25 अप्रैल। क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसी दिन जो है वो सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी में संयुक्त राष्ट्र बनाने पर ये बातचीत हुई थी 25 अप्रैल 1945 को। 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए थे और सेकेंड वर्ल्ड वार की तबाही के बाद इसको आयोजित किया गया था। उद्देश्य वही था, एक संगठन स्थापित करना ताकि दुनिया भर में कोई विवाद हो, कोई फैसला लेना हो बड़ा, तो वहाँ पर लिया जाए। ओके, तो उसी सम्मेलन की याद में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस का आयोजन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना कब हुई थी? वही 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 25 अप्रैल। ओके, और सबसे पहले कब मनाया गया था? 2008 में मनाया गया था। और भारत ने मलेरिया को ख़त्म करने का जो संकल्प लिया हुआ कब तक का है? तो 2030 तक का है। ठीक है, मलेरिया कैसे होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है मच्छरों में, प्लस मोडियम पैरासाइट पाया जाता है जो कि ब्लड से होकर शरीर में फैल जाता है और ख़ासतौर पर लीवर में पहुंचकर ये अस्थायी रूप से वहीं रह जाता है और ब्लड के आरबीसी को वो इन्फेक्टेड करता है और इससे काफ़ी दिक्कतें होती है। तो ये होता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसका पीडीएफ मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, लिंक क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है।
ओके। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।